Jai Jinendra, all of you. Welcome to the 45th class of CA Inter Auditing and Assurance on our YouTube channel named CA Lavish Purvi. Subscribe the channel if not yet done and press the bell icon so as to receive the notifications of our new videos. We were studying chapter number 4, Internal Controls, and continuing with the previous class. In our earlier class we were doing methods for evaluating the internal control. तो इसमें 4 मेथड्स थे. ये मेथड्स उन चीज़ों के लिए थे कि हम लोग इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को पहले एक्यूमुलेट करेंगे ताकि हम लोग फिर इवेल्युएट कर सकें इंटरनल कंट्रोल्स को कि वो प्रॉपरली इफेक्टिव हैं कि नहीं है. तो इसमें 2 मेथड्स थे, नैरेटिव रिकॉर्ड और चेकलिस्ट. वो हम पुरानी क्लास में देख चुके थे. अगर आपने नहीं करे तो आप पहले उन्हें पुरानी क्लास से पढ़ लीजिए. एंड नेक्स्ट मेथड इज इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर. सो इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर क्या होता है? ये कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज ऑफ क्वेश्चंस होता है रिलेटिंग टू द इंटरनल कंट्रोल. तो मतलब कि एक पेपर होता है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं रिलेटेड टू इंटरनल कंट्रोल, और इसको देता कौन है? ये ऑडिटर जो होता है वो क्लाइंट को इशू करता है, मतलब कि देता है क्लाइंट को भरने के लिए, और क्लाइंट इसे किससे के थ्रू भरवाता है? उसके एग्जीक्यूटिव्स और एम्प्लॉयज़ के थ्रू. इफ़ ऑन द परयूजल ऑफ द आंसर, मतलब कि जो आंसर के बेसिस पे अगर इनकन्सिस्टेंसीज और या फिर इनकॉन्ग्रुइटीज नोटिस होती है, मतलब कि मिसमैच नोटिस होती है कि 2 जनों का आंसर में डिफरेंस आ रहा है, तो ये जो मैटर है ये फर्दर डिस्कस करता है ऑडिटर स्टाफ, मतलब कि क्लाइंट के एम्प्लॉय से जिन्होंने इसे फिल करा है, फॉर टेकिंग अ क्लियर पिक्चर, मतलब कि कौन सही बोल रहा है कौन गलत है ये सब पता लगाने के लिए फिर ऑडिटर स्टाफ मैनेजमेंट से बात करता है. उसके बाद जो कंसर्न ऑडिटर है, मतलब कि हेड ऑफ द ऑडिट टीम, वो उसकी रिपोर्ट प्रिपेयर करता है ऑन द डेफिशिएंसीज एंड रिकमेंडेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट, कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स के होने चाहिए, उसके लिए रिकमेंडेशन देता है मैनेजमेंट को. तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ क्वेश्चनर अप्रोच क्या होता है कि ये ओवरसाइट प्रोवाइड करता है, या फिर कह सकते हैं ओमिशन ऑफ द सिग्निफिकेंट इंटरनल कंट्रोल रिव्यू प्रोसीजर इज लेस लाइकली टू अकर विद दिस मेथड. क्योंकि यहाँ पर हम लोग इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन जो रेलेवेंट है वो पूछते हैं, तो कुछ भी चीज़ मिस होना इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड रिव्यू करते समय उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. तो अगर प्रॉपर क्वेश्चनर होगा तो सारे इंटरनल कंट्रोल इवैल्यूएशंस कैन बी कंप्लीटेड एट वन टाइम और इन अ सेक्शन, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनल कंट्रोल के क्वेश्चनर में रहेगी. और रिव्यू जो है वो इजीली हो सकता है ऑन अ इंटरिम बेसिस. अगर हम लोग इंटरिम पीरियड में हम लोग अपना क्वेश्चनर इशू कर देंगे मैनेजमेंट को, तो अकॉर्डिंगली हम लोगों को इंटरनल कंट्रोल की इन्फॉर्मेशन इंटरिम बेसिस पे ही मिल जाएगी. अब ये जो क्वेश्चनर है, क्वेश्चनर फॉर्म ऑल्सो प्रोवाइड्स एन ऑर्डिनरी मीन्स ऑफ डिस्क्लोजिंग कंट्रोल डिफेक्ट्स, क्योंकि यहाँ पर मैनेजमेंट अपने जो इंटरनल कंट्रोल ऑपरेट हो रहे हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देगा, तो कंट्रोल डिफेक्ट्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी ऑटोमेटिकली डिस्क्लोज हो जाएगी कि कहाँ पर कंट्रोल्स वीक है. तो अगर इस क्वेश्चनर में जनरली क्वेश्चंस किस जो फ्रेम होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? यस फॉर्म में, या फिर नो फॉर्म में, या फिर नॉट एप्लीकेबल. तो यस मतलब कि सेटिस्फैक्ट्री आंसर, और नो मतलब सजेस्टिंग वीकनेस इन द इंटरनल कंट्रोल्स. और यहाँ पर एक प्रोविजन, मतलब कि एक स्पेस दे रखी होती है फॉर एक्सप्लेनेशन या फिर फर्दर डिटेल्स अगर नो आंसर होता है, क्योंकि अगर इंटरनल कंट्रोल्स वीक है तो मैनेजमेंट अपना एक्सप्लेनेशन भी देगा. अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस रेलेवेंट नहीं होते बिजनेस के लिए तो उसके लिए नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन दिया जाता है. तो ये था थर्ड मेथड, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर. नेक्स्ट पॉइंट 4.4 फ्लो चार्ट. अब फ्लो चार्ट आपके अटेम्प्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर शॉर्ट नोट आ सकता है और इस आंसर के अंदर आपको 3 पॉइंट्स मार्क करने हैं, वो भी अपन लोग देख लेते हैं. अगर फ्लो चार्ट को हम लोग सबसे पहले एग्जाम पर्सपेक्टिव से कंप्लीट कर लेते हैं. इफ़ आई एम एन एवेल्यूएटर ऑफ एग्ज़ाम और मैं आपको फ्लो चार्ट के शॉर्ट नोट को चेक कर रहा हूँ आपके, जो आपने अपनी कॉपी के अंदर हमारे को लिख कर दिया है, तो मैं आपके आंसर में 3 पॉइंट सर्च करूँगा. तो जब आप यह आंसर लिखेंगे तो एग्जामिनर को सर्च करने का मौका ही मत देना, डायरेक्ट 3 पॉइंट्स का अंडरलाइन कर देना. यू विल स्कोर फुल मार्क्स इन दिस आंसर देन. तो फर्स्ट पॉइंट हमारा आ रहा है, फ्लो चार्ट क्या होता है? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन. आपने ईआईएस के अंदर भी अपने फ्लो चार्ट्स कंप्लीट कर लिए होंगे, तो वहाँ पर क्या होता है? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन रहता है ऑफ ईच पार्ट ऑफ द कंपनी सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल. ईआईएस में अलग फ्लो चार्ट रहते हैं, यहाँ पर फ्लो चार्ट किसके बनते हैं? कंपनी सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल के लिए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बनाई जाती है, उसको फ्लो चार्ट कहते हैं. फर्स्ट पॉइंट तो अपना ये हो गया. दूसरा पॉइंट, अ फ्लो चार्ट इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट कंसाइज वे ऑफ रिकॉर्डिंग द ऑडिटर्स रिव्यू ऑफ द सिस्टम. इन 4 में से मोस्ट कंसाइज वे कौन सा है? फ्लो चार्ट है. इट मिनिमाइजेज द अमाउंट ऑफ नरेटिव एक्सप्लेनेशन. जो हमने फर्स्ट पॉइंट के अंदर पूरा डिटेल नरेटिव एक्सप्लेनेशन अगर लिखा हो ऑडिटर ने, जो कि शॉर्ट एंटिटीज़ के लिए एप्लीकेबल रहता है, तो उसके अब उस नरेटिव एक्सप्लेनेशन को ये मिनिमाइज कर देता है, क्योंकि हम लोग उसको फ्लो चार्ट में यस नो, अगर यस है तो क्यों यस, नो है तो क्यों नो, उसकी तरह से हम लोग इसको बना लेते हैं. एंड देयर बाय अचीव्स अ कंसिडरेशन और प्रेजेंटेशन नॉट पॉसिबल इन एनी अदर फॉर्म.
इट गिव्स बर्ड आई व्यू, ये एक और पॉइंट है, इट गिव्स बर्ड आई व्यू ऑफ द सिस्टम एंड द फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इंटीग्रेशन एंड इन डॉक्यूमेंटेशन कैन बी ईजिली स्पॉटेड एंड इम्प्रूवमेंट्स कैन बी सजेस्टेड। हम लोग इससे कहीं पे भी अगर इंप्रूवमेंट होगा, कहीं चेंज हो रहा होगा हमारे फ्लो चार्ट के अंदर, तो हम लोग डायरेक्टली इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। It is necessary for the auditor to study the significant features of the business carried on by the concern, okay, nature of its activities and various channels of goods and materials as well as cash, both inward and outward, and also a comprehensive study of the entire process of manufacturing, trading and administration. Auditor को entity की understanding लेनी है short के अंदर. This will help him to understand and evaluate the internal controls in the correct perspective. ठीक है, तो आपके 4 नंबर का फ्लो चार्ट का एक शॉर्ट नोट आ सकता है, मतलब डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, सबसे शॉर्ट व्यू, और 3 पॉइंट्स याद रखना है आपको, ग्राफिक प्रेजेंटेशन है, मोस्ट कंसाइज वे है, और बर्ड आई व्यू देता है पूरे इंटरनल कंट्रोल के सिस्टम का, ठीक है। अगला पॉइंट है टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, पेज नंबर 4.31 स्टडी मटेरियल। अभी तक हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि हम लोगों ने इंटरनल कंट्रोल की केवल अंडरस्टैंडिंग ली है। अब उसके बाद हम लोग इंटरनल कंट्रोल्स को टेस्ट करेंगे। तो हम लोगों ने ऊपर क्या करा था, एक्यूमुलेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल इन्फॉर्मेशन, उसके लिए हम लोगों ने 4 मेथड्स पढ़े थे। तो आफ्टर एसिमुलेटिंग द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, मतलब कि हम लोगों ने देख लिया कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की पूरी अंडरस्टैंडिंग ले ली, ऑडिटर को एग्जामिन करना पड़ेगा कि ये जो इंटरनल कंट्रोल है ये एक्चुअल में ऑपरेशन में है भी कि नहीं है, इफेक्टिव है कि नहीं है। तो इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल टेस्टिंग करनी पड़ेगी सिस्टम की। तो दिस ही डन ऑन अ सेलेक्टिव बेसिस, मतलब कि ये सेलेक्टिव बेसिस पे वो करेगा। सेलेक्टिव बेसिस मतलब एप्लीकेशन ऑफ प्रोसीजरल टेस्ट एंड ऑडिटिंग इन डेप्थ। तो यहाँ पर ये बोल रखा है कि ही कैन प्लान दिस टेस्टिंग इन सच अ मैनर दैट ऑल द इंपॉर्टेंट एरियाज आर कवर्ड इन अ पीरियड ऑफ से 3 years। मतलब कि वो ये जो सेलेक्टिव बेसिस पे टेस्टिंग करेगा वो इस तरीके से करेगा कि सारे इंपॉर्टेंट एरियाज जो हैं वो कवर हो जाएं। तो यहाँ पर टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स मतलब टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। अब यहाँ पर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स को पढ़ने से पहले हम लोगों ने जब पहले पढ़ा था रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, और हम लोगों ने ये भी बोला था कि 2 तरीके के प्रोसीजर्स होते हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स एंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में क्या करते हैं हम लोग, आइडेंटिफाई और असेस करते हैं क्या, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को, जो कि हमने ऐसे 315 में कवर करा था। उसके बाद रिस्पॉन्सेज टू असेस रिस्क होते हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर की, जो हम लोगों ने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के थ्रू रिस्क आइडेंटिफाई करा है उसको, उसके रेस्पॉन्स में हम लोग जो प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं फिर वो होते हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स के फिर 2 पार्ट होते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर। तो उनमें से जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल होता है या फिर कह सकते हैं कंप्लायंस प्रोसीजर भी बोलते हैं इसे, तो वो वाले प्रोसीजर्स होते हैं टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड। तो यहाँ पर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पर हम लोग इवेल्युएट करते हैं इंटरनल कंट्रोल्स को, ताकि हम लोग उनकी एग्जिस्टेंस की, वो एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते, उनकी इफेक्टिवनेस और उनकी कंटिन्यूटी को इवेल्युएट कर सकें। तो इसके लिए हम लोग टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स आर परफॉर्म्ड टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस अबाउट इफेक्टिवनेस ऑफ, सबसे पहला क्या, डिज़ाइन ऑफ द अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का डिज़ाइन जो है उसको टेस्ट करने के लिए कि वो इफेक्टिव है कि नहीं है, कि वेदर दे आर सुटेबली डिजाइंड और नॉट टू प्रिवेंट और डिटेक्ट एंड करेक्ट द मटेरियल मिस स्टेटमेंट। सबसे पहला तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल इसको चेक करने के लिए होता है कि इसकी इफेक्टिवनेस को, कि डिज़ाइन की। उसके बाद दूसरा किस लिए परफॉर्म होता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, टू ऑब्टेन एन एविडेंस अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल थ्रू आउट द पीरियड, कि इंटरनल कंट्रोल्स थ्रू आउट द पीरियड ऑपरेट जो कर रहे हैं वो इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो 2 चीज़ों के लिए टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म किए जाते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि एक तरीके से हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे कि चेकिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स के लिए ही टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म किए जाते हैं। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स फर्दर ऑडिट प्रोसीजर होते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है, कभी कभी जब हम लोग अंडरस्टैंडिंग ले रहे होते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स के थ्रू परफॉर्म करके, तो उस अंडरस्टैंडिंग के दौरान कुछ असर्शंस ऐसे होते हैं जिसकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस से रिलेटेड हमें ऑडिट एविडेंस मिल जाते हैं कि किसी असर्शन से जैसे कंट्रोल लग रहा है और उस कंट्रोल की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस से रिलेटेड भी हमें एविडेंस मिल जाते हैं जब हम लोग वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे होते हैं अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए। तो एक तरीके से जब हम लोगों को इस चीज़ का ऑडिट एविडेंस मिला कि वो ऑपरेट इफेक्टिवली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो ये तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स हो गया। तो यहाँ पर ऑडिटर परफॉर्म तो नहीं करना चाहता था टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, लेकिन उसके रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करते समय ही उसने अननोइंगली टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म कर लिए। तो यहाँ पर ये जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स होते हैं ये एक तरीके से प्री प्लान्ड होते तो हैं, लेकिन कभी कभी ऑटोमेटिकली टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स भी परफॉर्म हो जाते हैं। तो नेक्स्ट पैरा में केवल यही लिखा है। अब उसके बाद जब ऑडिटर कंक्लूड करता है
कि प्रोसीजर्स जो परफॉर्म कर रहे हैं टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, और वो ऑडिट एविडेंस ऑल्सो प्रोवाइड्स ऑडिट एविडेंस अबाउट suitability of the design and operating effectiveness of policies and procedures relevant to पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शन, मतलब कि पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शन की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस से रिलेटेड भी हमें ऑडिट एविडेंस मिल जाता है जब हम लोग अंडरस्टैंडिंग ले रहे होते हैं इंटरनल कंट्रोल की। तो उस केस में ऑडिटर यूज़ कर सकता है उस ऑडिट एविडेंस को, लेकिन उसके लिए क्या ज़रूरी है कि जो ऑडिट एविडेंस मिला है वो सफिशिएंट हो टू प्रोवाइड अ सपोर्ट टू कंट्रोल रिस्क असेसमेंट एट लेस देन द हायर लेवल। मतलब जो हम लोगों ने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करे थे उससे हम लोगों को कंट्रोल रिस्क का असेसमेंट करा, मतलब कि जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करे थे उससे हम लोगों ने इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग ली, तो अकॉर्डिंगली हम लोगों ने कंट्रोल रिस्क कितना है, कंट्रोल रिस्क मतलब क्या कि जो कंट्रोल्स एग्जिस्ट करते हैं एंटिटी में वो प्रिवेंट या फिर करेक्ट और डिटेक्ट नहीं कर पाए मिस स्टेटमेंट्स को, ये होता है कंट्रोल रिस्क। तो ये जो कंट्रोल रिस्क का असेसमेंट करा था हम लोगों ने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके, तो वहाँ पर हम लोगों ने एक कंट्रोल रिस्क का लेवल सेट करा होगा जब वो परफॉर्म करेंगे। तो ये जो हम लोगों को ऑडिट एविडेंस मिला है ये उस कंट्रोल रिस्क के असेसमेंट को सपोर्ट करना चाहिए एट लेस देन हाई लेवल, क्योंकि उससे अगर वो जो कंट्रोल रिस्क से ज़्यादा एक्सीड कर जाएगा केवल एक असर्शन का ही रिस्क, तो उस केस में तो वो गलत हो जाएंगे कंट्रोल रिस्क के असेसमेंट। तो प्रोवाइड अस so that this evidence should provide a support to the control risk assessment at less than the high level। ठीक है, एंड उसके बाद ये जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स हैं जो हम लोगों ने ऊपर पढ़े कि डिज़ाइन को चेक करना और साथ के साथ ही ऑपरेशन ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स उसको चेक करना, तो इसमें क्या क्या आ सकता है, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड ऑब्जर्वेशन, री परफॉर्मेंस, टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स ऑन स्पेसिफिक कंप्यूटराइज्ड एप्लीकेशंस। तो यहाँ पर ये जो टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑपरेटिंग ऑन ए स्पेसिफिक कंप्यूटराइज्ड एप्लीकेशन है ये हम लोग आईटी सिस्टम रिलेटेड कंट्रोल्स वाला चैप्टर है, चैप्टर 6, उसमें पढ़ेंगे इसे डिटेल में। सो ये प्रोसीजर्स हैं जिसके थ्रू हम लोग टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स चेक कर सकते हैं कि कंट्रोल्स ऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे इफेक्टिवली। अब उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पैरा पे। अब जब ऑडिटर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेगा अबाउट द इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, तो ऑडिटर को कंसीडर क्या करना पड़ेगा कि मतलब कि ये जो ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस है उसको देखने के लिए कि वो सही है कि नहीं है, उसके लिए ऑडिटर को क्या कंसीडर करना पड़ेगा कि वो जो कंट्रोल्स हैं वो कैसे अप्लाई हुए हैं, द कंसिस्टेंसी विद विच दे आर अप्लाइड ड्यूरिंग द पीरियड एंड बाय हुम दे आर अप्लाइड, मतलब उन्हें अप्लाई किसने करा है या फिर कौन सा पर्सनल है जो उन कंट्रोल्स को अप्लाई कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। तो जब ये इस चीज़ को ये तीनों चीज़ें का वो आइडेंटिफिकेशन कर लेगा तो उस बेसिस पे ही वो इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स पता लगा सकता है कि हाँ कंट्रोल्स ऑपरेटिवली ऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे इफेक्टिवली। अब यहाँ पर जब ऑडिटर चेक करेगा कि कंट्रोल्स ऑपरेट कर रहे हैं इफेक्टिवली तो तभी वो डेविएशन का भी पता लगा पाएगा कि डेविएशन हुआ है कि नहीं हुआ। डेविएशन मतलब क्या कि जो करंट कंट्रोल्स ऑपरेट कर रहे हैं एंटिटी में और जो प्लान्ड थे वो उनके बीच में डिफरेंस है कि नहीं है, मतलब कि जैसे प्लान्ड है वैसे ही ऑपरेट हो रहे हैं क्या, और अगर नहीं हो रहे तो फिर इसका मतलब क्या है, डेविएशन है, एग्जिस्ट करता है। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव ऑपरेशन रिकॉग्नाइजेज दैट सम डेविएशन मे हैव अकर्ड, और डेविएशन जो होगा वो किन किन कारणों से हो सकता है, मतलब कि प्लान्ड और करंट एग्जिस्टिंग कंट्रोल्स के बीच में डिफरेंस, उसके रीजन क्या क्या हो सकते हैं, चेंज इन द की पर्सनल हो गए जो कि कंट्रोल्स को ऑपरेट कर रहे थे, सिग्निफिकेंट सीजनल फ्लक्चुएशन इन द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस या फिर ह्यूमन एरर के कारण। तो जब ये डेविएशन डिटेक्ट करेगा ऑडिटर तो ऑडिटर को स्पेसिफिक इंक्वायरी करनी पड़ेगी क्योंकि डेविएशन हुआ है। तो ऑडिटर स्पेसिफिक इंक्वायरी किस चीज़ से रिलेटेड करेगा, इन्हीं तीनों चीज़ों से रिलेटेड कि क्या कोई पर्सनल में चेंज हुआ था क्या, या फिर कोई सीजनल फ्लक्चुएशन था क्या सिग्निफिकेंट, या फिर ह्यूमन एरर था क्या कोई, मतलब कि ह्यूमन एरर अकर हुआ है क्या ऑर्गेनाइजेशन में जिसके कारण ये डेविएशन अकर हुआ है। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली उसको किस चीज़ की इंक्वायरी करनी पड़ेगी, अबाउट द टाइमिंग ऑफ द स्टाफ चेंजेस इन की इंटरनल कंट्रोल फंक्शंस। अब ऑडिटर इंश्योर करेगा कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल जो हैं वो अप्रोप्रिएटली कवर कर रहे कि नहीं कर रहे ये पीरियड, कौन सा पीरियड जिसमें कि की पर्सनल्स में चेंज हुआ है या फिर सीजनल फ्लक्चुएशन या फिर सीजनल फ्लक्चुएशन इन वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, तो ये वाला पीरियड तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में कवर होना ही चाहिए। उसके बाद यहाँ पर ये बोला है कि बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स,
टेस्ट ऑफ कंट्रोल से हम लोग क्या देखते हैं, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स। तो ये जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का रिजल्ट है उसके बेसिस पे ऑडिटर इवेल्युएट करेगा कि इंटरनल कंट्रोल जो डिजाइन और ऑपरेट हुए कि नहीं हुए एज एक्सपेक्टेड इन द प्रीलिमिनरी असेसमेंट ऑफ कंट्रोल रिस्क। क्योंकि जब हम लोग असेसमेंट ऑफ कंट्रोल रिस्क करते हैं तो वो हम लोग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स के टाइम पे ही कर लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पर लिखा है प्रीलिमिनरी असेसमेंट ऑफ कंट्रोल रिस्क। तो उसके टाइम पे हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या इंटरनल कंट्रोल्स कैसे ऑपरेट होने चाहिए और कैसे इफेक्टिवली ऑपरेट होने चाहिए, ये हम लोग उस टाइम डिसाइड करते हैं। तो फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का जब ऑडिटर रिजल्ट देखेगा उसके बेसिस पे वो ये देखेगा कि एज जो हम लोगों ने एसेस करा था उसके अकॉर्डिंगली ये टेस्ट ऑफ जो कंट्रोल्स हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे इफेक्टिवली। अब ये जो यहाँ पर बोला है कि जो इवेल्युएशन होता है डेविएशन का, उससे मे रिजल्ट इन द ऑडिटर कंक्लूडिंग दैट असेस्ड लेवल ऑफ कंट्रोल रिस्क नीड टू बी रिवाइज्ड। कंट्रोल रिस्क क्या होता है, कंट्रोल रिस्क की ऑडिटर करेक्ट या फिर डिटेक्ट प्रिवेंट नहीं कर पाता मिस स्टेटमेंट को। और डेविएशन क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग कंट्रोल्स है और जो प्लान कंट्रोल्स है उनके बीच में डेविएशन। तो जब ऑडिटर इवेल्युएट करेगा डेविएशन को तो उसके बेसिस पे ऑडिटर को ये लग सकता है कि जो उसने कंट्रोल रिस्क असेस करा था उसको रिवीजन की जरूरत है, क्योंकि जब डेविएशन मिला है इसका मतलब जो कंट्रोल रिस्क असेस करा था, मान लो पहले ऑडिटर ने बोला था कि कंट्रोल रिस्क बहुत कम है लेकिन डेविएशन मिल गया, तो डेविएशन भी कंट्रोल्स में मिला है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो ऑडिटर का असेसमेंट था कंट्रोल रिस्क का वो गलत भी हो सकता है, तो उसको रिवाइज करने की जरूरत पड़ सकती है कंट्रोल रिस्क के असेसमेंट को। तो उस केसेस में ऑडिटर वुड मॉडिफाई द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्लान सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। क्योंकि फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स या फिर रिस्पॉन्सेज टू असेस्ड रिस्क दो तरीके से ही हो सकते हैं, उसके दो ही प्रोसीजर्स होते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स या फिर सब्सटेंटिव प्रोसीजर। तो अकॉर्डिंगली वो फिर अपना नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्लान सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स डिसाइड करेगा या मॉडिफाई करेगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि बिफोर द कंक्लूजन ऑफ द ऑडिट, मतलब कि अब ऑडिटर जब कंक्लूजन देने वाला होगा, क्योंकि अब हम लोग क्या आ गए, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स पे आ गए, तो जब ऑडिटर अपना कंक्लूजन देने वाला होगा ऑडिट का बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स एंड अदर एविडेंसेस ऑब्टेन्ड बाय द ऑडिटर, तो फिर उस केस में ऑडिटर को कंसीडर क्या करना पड़ेगा कि जो उसने असेसमेंट करा था कंट्रोल रिस्क का वो कंफर्म है कि नहीं है। असेसमेंट करा था कंट्रोल रिस्क का कहाँ पर, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर जब परफॉर्म करे थे, अंडरस्टैंडिंग ली थी, उस टाइम पे जो उसने असेस करा था वो कंफर्म है कि नहीं या सही है कि नहीं है। अगर डेविएशन होता है वहाँ पर इन द प्रिस्क्राइब्ड अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को, मतलब कि अगर ऑडिटर को डेविएशन मिलता है तो ऑडिटर क्या करेगा, स्पेसिफिक इंक्वायरी करेगा रिगार्डिंग टू कंसीडर देयर इम्प्लीकेशंस। अब वेयर ऑन द बेसिस ऑफ सच इंक्वायरीज जो ऑडिटर ने करी है, तो ऑडिटर कंक्लूड्स कि जो डेविएशन है वो ऐसे हैं कि ये जो प्रीलिमिनरी असेसमेंट ऑफ कंट्रोल इज नॉट सपोर्टेड, मतलब कि जो हम लोगों ने कंट्रोल रिस्क का प्रीलिमिनरी असेसमेंट करा था उससे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये डेविएशन वहाँ पर तो नहीं मिले थे, तो वो उस केसेस में अमेंड करेगा अपने he should amend the same unless the audit evidence obtained from other test, मतलब कि उसने जो कंट्रोल असेसमेंट करा होगा उससे रिलेटेड जो टेस्ट करेंगे और दूसरे टेस्ट भी परफॉर्म करेंगे ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने से रिलेटेड, जो अदर टेस्ट से ऑडिट एविडेंस मिले हैं अगर वो कंट्रोल रिस्क के असेसमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं तब तो फिर वो ये वापस से असेसमेंट नहीं करेगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स को फिर माना नहीं जाएगा, दूसरे जो टेस्ट है उनके बेसिस को ही वो सपोर्ट करके अपना कंक्लूजन दे देगा। तो he would amend the same unless the audit evidence obtained from other test of controls support that assessment. Assessment कौन सा, control risk का assessment, where the auditor concludes that the assessed level of control risk need to be revised. जो हम लोगों ने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करते टाइम जो कंट्रोल रिस्क का असेसमेंट करा था अगर उसको रिवाइज करने की जरूरत लगती है तो वो अकॉर्डिंगली अपना नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्लान सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स क्या करेगा, अमेंड कर लेगा या मॉडिफाई कर देगा। तो इट हैज़ बीन सजेस्टेड दैट एक्चुअल ऑपरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल शुड बी टेस्टेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रोसीजरल टेस्ट एंड एग्जामिनेशन इन डेप्थ, मतलब कि जो हम लोग इंटरनल कंट्रोल का टेस्ट करें या फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल जो हैं उनको करने के लिए प्रोसीजरल टेस्ट या फिर एग्जामिनेशन इन डेप्थ का यूज़ कर सकते हैं। प्रोसीजरल टेस्ट मतलब टेस्टिंग ऑफ द कंप्लायंस विद द प्रोसीजर्स लेट डाउन बाय द मैनेजमेंट, मतलब कि ये जो प्रोसीजर्स मैनेजमेंट ने लेट डाउन करे हैं जो लिखे गए हैं उसके मैनुअल्स वगैरह में उनका कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा उसकी टेस्टिंग करना इस प्रोसीजरल टेस्ट पर, इस प्रोसीजरल टेस्ट जो कि ऑडिटर परफॉर्म करेगा। ये आपके आरटीपी May 20 का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है एक कि प्रोसीजरल टेस्ट कैसे परफॉर्म होते हैं।
प्रोसीजर टेस्ट यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है सेल्स का, तो प्रोसीजर फॉर सेल्स रिक्वायर्स द फॉलोइंग, मतलब कि जो मैनेजमेंट ने प्रोसीजर ले डाउन कर रखा है सेल्स से रिलेटेड, उसमें ये लिखा हुआ है कि जैसे बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ एनी ऑर्डर, तो हम लोगों को इन्वेंट्री चेक करनी पड़ेगी कि इन्वेंट्री उतनी है कि नहीं है कि हम लोग ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या फिर क्रेडिट पीरियड जो अलाउ करा है पार्टी को वो नॉर्मल क्रेडिट पीरियड होना चाहिए, और अगर हम लोग स्पेशल क्रेडिट दे रहे हैं तो स्पेशल ऑथराइजेशन होना चाहिए, या फिर जो रेट जिस पे कि ऑर्डर एक्सेप्ट करा है और टर्म्स अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस वो क्लियरली स्पेसिफाई होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि प्रोसीजर मतलब कि जो उसके उसमें लिखी होती हैं प्रोसीजर्स में, जो मैनेजमेंट लिखता है, और ऑडिटर को देखना है कि इन प्रोसीजर्स का कंप्लायंस हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पर अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्लास से अपन लोग इंटरनल कंट्रोल एंड आईटी एनवायरनमेंट को कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक कि आपने जो इस चैप्टर में कंप्लीट करा है, यहाँ तक कि आप टॉपिक्स याद कर लीजिएगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी इन एनी टॉपिक, और इफ़ यू वांट टू गिव एनी सजेशंस रिगार्डिंग द इम्प्रूवमेंट ऑफ दीज वीडियोज़, then you can post them in the comment box and we will try to resolve your queries. Like the video, subscribe the channel and press the bell icon so as to receive the notifications of our new videos. Share these videos with your friends too. Study hard and make your parents feel proud. Jai Jinendra.